Students, after the revision of history, now I'm going to start Indian Constitution. For that, you have to note down side by side the terms and headings of those questions so that it will be clear to you how to write long questions and how to write short questions. First of all, term constitution, set of laws according to which government of any country governs. ठीक है, तो set of laws according to which government of any country governs. तो बच्चे अगर तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना टेस्ट में, बच्चे आपने कई बच्चों ने क्वेश्चन किया 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. Some students they have written only headings. I have given only 1 out of 5. ठीक है, तो पहले ना अपने माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बिठाओ. कौन कौन से फीचर्स होते हैं? नंबर 1 फेडरलिज्म. आपने उसको अंडरलाइन करके उसको 2 लाइंस में एक्सप्लेन करो तो ही आपका 1 पॉइंट माना जाएगा. अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया तो आपको सारे जो 5 लिखे ना उनका 1 नंबर ही मिलेगा. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 2 पार्लियामेंट्री फॉर्म. पार्लियामेंट्री फॉर्म इसको भी अंडरलाइन करो प्रॉपर. देन राइट इन 2 लाइंस. बताओ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है. देन थर्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स. इसको प्रॉपर अंडरलाइन करो और इसको एक्सप्लेन करो इन 1 और 2 लाइन. देन फोर्थ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का है तो राइट डाउन सेकुलरिज्म. अब कोई बच्चा अगर सिर्फ ये पॉइंट ऐसे लिखेगा, he or she will be given 1 out of 5. Why? क्या नहीं किया उसने? एक्सप्लेन नहीं किया. एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि आपने इसको अंडरलाइन करके 1 या 2 लाइन में लिखना है. एक और भी अगर कोई भूल जाता है, सपोज इनमें से कोई आप भूल जाते हो, एक और ऑप्शन रख लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इनमें से कोई अगर भूल गए हो, नहीं याद रहता, एक और याद रख लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. अब नंबर 1 बच्चे फेडरलिज्म क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो. फेडरलिज्म का मतलब क्या है? इन इंडिया देयर इज अ सेंटर गवर्नमेंट. ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, हमारी कंट्री में क्या है? सेंटर गवर्नमेंट. लेकिन कंट्री इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा स्टेट्स हैं, क्या एक गवर्नमेंट पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकती है? नो. फॉर दैट सेंटर ने आगे पावर्स किसको दी? स्टेट. पूरी कंट्री के लिए एक होती है सेंटर गवर्नमेंट जिसके हेड कौन होते हैं? पीएम एंड प्रेसिडेंट पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं. आगे इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया. स्टेट्स के हेड कौन होते हैं? सीएम और गवर्नर. इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स. अब आपको मीनिंग क्लियर हुआ? अब अपने आप सीएम अलग होते, गवर्नर अलग होते. अब बहुत इजी लाइन में आप बताओगे दैट फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. फेडरलिज्म इट मींस इन इंडिया पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, फॉर होल कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर एंड state governments control only their particular states. For example दे दो. फॉर एग्जाम्पल पंजाब गवर्नमेंट. इजी है, कर लोगे.
फेडरलिज्म का मीनिंग इजी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। बस क्या लिखना है, 1-2 लाइनें एक्सप्लेन ही करना था ना आपने। पावर्स आर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होल कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ओनली पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट। तो ये क्या है, पावर्स को क्या कर दिया, डिवाइड। इसका मतलब क्या है, फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है, डिवीजन कर दी, ठीक है। अब आ जाओ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में क्या लिखोगे, पार्लियामेंट्री नाम से क्या पता लगता है कि देयर इज अ पार्लियामेंट। क्या है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी। 1 पॉइंट हो गया, पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सपोज अगर आपको यही आ जाता है, डिटेल में लिखो, राइट 3 पॉइंट्स। व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक और पॉइंट लिख दो, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल। ऐसे, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल। रियल और नॉमिनल का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में हम लोग ज्यादा किसको सुनते हैं, हम बच्चों में, आपको किसका ज्यादा पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर, सबको पता है। अगर मैं हर सहज आपसे पूछूं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर। यस पुलकित, हाँ आपका आंसर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। हर सहज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। हाँ जी पुलकित, नहीं पता। रीजन क्या है, हमारी कंट्री में आप न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में हर रोज प्राइम मिनिस्टर के बारे में ज्यादा सुनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कम। इसका मतलब है हमारी कंट्री में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसीलिए हमारी कंट्री में बहुत ही कम है जिनको पता हो कौन है प्रेसिडेंट, मिस्टर रामनाथ कोविंद। क्योंकि आप ज्यादा ना प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा आप उनको सुनते हो, आप टेलीविजन में उनकी न्यूज डिबेट, हाँ बड़ा वगैरह कुछ नहीं है इसमें। जस्ट ये देखो कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लोग प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, इसलिए हमें पता नहीं होता प्रेसिडेंट कौन। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि लोग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोलते हैं लेकिन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं बोलते, बिकॉज वी हैव इलेक्टेड प्राइम, जिसको हमने इलेक्ट किया हम उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। ये हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कर लोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, फीचर क्या है, एक पर्सन के पास पावर नहीं है, पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, L प्लस E प्लस J, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेकिन कई कंट्रीज में क्या होता है, सिर्फ किंग होता है, वही L है लेजिस्लेटिव, वही E है एग्जीक्यूटिव, वही जुडिशरी है जज। पुराने टाइम पीरियड में किंग, फॉर एग्जांपल अगर हम किंग अकबर की बात करें, वही लॉ बनाते थे, वही इंप्लीमेंट करते थे, वही पनिशमेंट देते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उसको इंप्लीमेंट कौन करते हैं, इंप्लीमेंट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और जजेस ये किस में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसका मतलब हमारी कंट्री में कोई एक पर्सन नहीं है, किंग नहीं है, पावर्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ हैंड्स, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब आप पॉइंट करोगे आप क्या बताओगे, हमारी कंट्री का हम बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, इन आवर कंट्री पावर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मींस प्राइम मिनिस्टर एंड जज मींस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 6 fundamental rights have been given.
अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो सारे बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बता दो कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। दीज आर द, क्या है ये, बेसिक राइट्स। ये वो बेसिक राइट्स हैं जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आपको अलग से क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, नोट लिखो, देन यू हैव टू राइट ऑल द 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? नंबर 1 वो अलग से लिखोगे आप, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, देन थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन फोर्थ इज freedom of religion. Okay, you want to write? Okay, write down. Number 1 right to equality, number 2 right to freedom, number 3 right against exploitation, number 4 freedom of religion, then cultural and educational right, and last is right to constitutional remedies, right to constitutional remedies। इसका मतलब क्या है, लास्ट वाला राइट क्या कहता है, अगर सारे 6 जितने भी हैं 5 राइट्स, अगर कोई आपके राइट छीनता है तो आप सीधा कहां पे केस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मर्जी लिख लो कोई बात। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। आगे आ जाओ सेकुलरिज्म, ये भी हमारी कंट्री का बेस्ट फीचर है। ये क्या कहता है, इन आवर कंट्री देयर इज नो ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन, कि हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन नहीं है। ऑल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। साथ में एक लाइन में बता दो, बट इन पाकिस्तान इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, इन श्रीलंका बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन, लेकिन हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर। सेकुलर वर्ड क्या कहता है, ऑल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। ये आपने सेकुलरिज्म बता दिया। अब बताएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डायरेक्टिव वर्ड बना है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का दूसरा नाम क्या है, ये डायरेक्शन वो नहीं है ईस्ट वेस्ट। डायरेक्शंस का मतलब कई बार कहते हैं ना कि हम इसको गाइडलाइंस दे रहे हैं। डायरेक्शन मींस गाइडलाइंस। इसका मतलब है हमारी कंट्री में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे गरीबों की हेल्प करो, पुअर पीपल की हेल्प करो, रिजर्वेशन सिस्टम, वुमेन की हेल्प, बच्चों की हेल्प, ताकि जो भी नई गवर्नमेंट आए वो इन गाइडलाइंस को पढ़कर लॉ बनाए। ये लोगों की हेल्प के लिए, ताकि हमारी कंट्री में इनइक्वालिटीज को रिमूव किया जाए, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अगर आप पॉइंट इसको एक्सप्लेन करोगे, आप कैसे बताओगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच एनी गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, सपोज फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो उसके पीछे क्या है, पावर ऑफ कोर्ट, लेकिन इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे कोर्ट की पावर नहीं है। इसका मतलब सपोज अगर कोई बच्चे हैं, इनको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, या कोई विमेन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब सिर्फ क्या है कि गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट शुड डू दोज काइंड ऑफ एफर्ट्स थ्रू विच इनइक्वालिटीज कैन बी रिमूव। कैन बी का मतलब होता है गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारी कंट्री में कितने बैगर्स हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो बैगर है वो कोर्ट केस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है गरीबी हटाने के लिए एफर्ट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो गरीब हैं वो जाकर कोर्ट केस कर दे कि हम तो गरीब है, गवर्नमेंट वाले कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको हेल्प करना। लाइक स्लम्स एरियाज, गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है कि स्लम्स एरियाज को हटाकर लोगों को जो है शेल्टर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन लोग क्या करते हैं,
लोगों को शेल्टर मिल भी जाएगा ना, वो रूम बेच देंगे और फिर से स्लम्स एरियाज में रहना शुरू कर देंगे। क्यों? पैसों के लिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स के पीछे कोर्ट की पावर है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है गवर्नमेंट उसको फॉलो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, तो दीज वर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? इसमें आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम, जो आपके या तो बैक टर्म्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब दो डेट्स याद रखो, एक है 26 नवंबर 1949, एक है 26 जनवरी। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वाज द हेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। Why these dates are very important? Number 1, on this date our constitution was adopted. Adopt किया, लेकिन 26 जनवरी को इसको क्या किया? Implement। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मूवी बनाते हैं ना, मूवी बन गई थी लेकिन उसको रिलीज, ऐसे ही याद रखो। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर को, लेकिन पास कब किया? 26 जनवरी। और हमारी कंट्री रिपब्लिक कब बनी? रिपब्लिक 26 जनवरी। वाई? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो वेट क्यों की गई? कितने मंथ की वेट है? नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। 26 जनवरी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 26 जनवरी 1930 को जब ब्रिटिशर्स इंडियंस की बात नहीं मान रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का स्लोगन पास किया था, और कितने ही इंडियंस ने इनके साथ मिलकर रावी रिवर के पास गए, वहां पर पानी को हाथ में लेकर औथ ली कि जब तक हम अपनी कंट्री को आजाद नहीं करवाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उन्होंने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब ब्रिटिशर चाहे इंडिया में हैं चाहे नहीं है, हम अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं? इंडिपेंडेंट। हम उनके गुलाम नहीं, हम उनकी कहे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त। लेकिन हिस्ट्री में इस डेट को याद रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कब इंप्लीमेंट किया? 26 जनवरी 1950। When it was adopted 26 November, when it was implemented 26 January। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में देखो जो आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें देखो हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब थी? 1946। खुद सोचो कि 46 से लेकर कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 46 टू 47, बीच में क्या हो गया? पार्टीशन। 47 टू 48, 48 टू 49, और कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है। ठीक है, देन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वन काइंड ऑफ बुक, इट इज अ सेट ऑफ। सेट का मतलब होता है कि इसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं, ये कोई एक बुक नहीं है। हाँ, कॉपीज, हाँ इसकी कॉपीज है। अब जब बच्चे हमने सारे फीचर्स कर लिए, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ किस पे बेस है? सेक्युलरिज्म। यानी कि अब हमने सेकंड जो चैप्टर है इसी को डिटेल में पढ़ना, सेक्युलरिज्म। यानी कि सेक्युलरिज्म वन फीचर, एक फीचर है लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे
कि हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म बाकी कंट्री से कैसे डिफरेंट है। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर रिलीजन जो है ग्रुप है उनको फ्रीडम मिली है, लेकिन आपको पता है कई कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जहां पर लोगों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, हाँ हाँ, अफगानिस्तान, लेटेस्ट अफगानिस्तान आप बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले सेकुलरिज्म का मीनिंग क्लियर, मीनिंग मैंने वैसे पहले भी को क्लियर कर दिया, लेकिन अगर आपको आता डिफाइन सेकुलरिज्म, डिफाइन सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? इट मींस देयर विल बी नो स्टेट और ऑफिशियल religion of country. All religious communities will be considered equal. For example, in India, Hindu, Muslim, Christians, ठीक है, Sikh, Jain, Parsi, all are living happily, ठीक है, all are given equal right. Right to vote is given to all. अगर यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ जाए, डिफाइन सेक्युलरिज्म, एक और पॉइंट ऐड कर दो, स्टेट विल, कंट्री विल नॉट या गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्योंकि मेन आपने इसमें सेक्युलरिज्म का मतलब ही क्या होता है, आपने रिलीजन का बताना, रिलीजन बताना है आपने, ठीक है। हाँ, कास्ट, कम्युनिटी सब कुछ आ सकता है। अब हम ये भी आपको आ सकता है, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडियन सेक्युलरिज्म भी सेम ही आएगा कि ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं दीज आर गिवन इक्वल पावर्स, ठीक है, एंड एनी रिलीजियस कम्युनिटी कैन नॉट डोमिनेट ऑन अदर्स। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी। एंड स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फोर्स नहीं करेगा। आपको ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट नहीं होते। हाँ, क्यों? क्योंकि वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मेन या तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं या रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, बस। अगर वो रिलीजियस करेंगे तो क्या होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे स्कूल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीज या गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स ले रहे हैं, दे विल नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन इन द कंट्री। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूएस, या व्हाई इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूएस। इंडिया में मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन कई बार क्या होता है किसी कम्युनिटी से किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बचाने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर भी सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम में एक ट्रेंड था कि अनटचेबल्स, सम पीपल वर कॉल्ड अनटचेबल्स, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, ठीक है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं हो। यूएस गवर्नमेंट अपने किसी भी तरह से सेक्युलरिज्म का मतलब है, उनका सेक्युलरिज्म क्या है, वो रिलीजियस मैटर्स पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। इसीलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारी इंडियन जो सेक्युलरिज्म है, यूएस सेक्युलरिज्म जो है डिफरेंट है, ठीक है। बेटर इंडिया का है क्या चीज, इंडिया, ओके। इंडिया का कास्ट सिस्टम क्या था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास होते थे, एंड शूद्रास वर कंसिडर्ड अनटचेबल, तो उनको अनटचेबल कहते थे। एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। अनटचेबिलिटी हैज बीन बैन। डू यू थिंक इट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट? इट शुड बी। कहने को तो लोग कहते हैं कि रिलीजन का पार्ट था,
लेकिन दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन, मैनी पीपल दे फेस एक्सप्लॉयटेशन, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन और गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर। लेकिन अगर ऐसा यूएसए में होता तो यूएसए कभी भी इंटरफेयर ना करता। यूएसए रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट। What is parliament? Parliament is supreme law making agency. पार्लियामेंट कितने हाउस हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है दैट इज डायरेक्ट हाउस, राज्यसभा इज इनडायरेक्ट। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? ये 2 कौन है? प्रेसिडेंट। दीज 2, ये जो हैं ये इलेक्टेड हैं एंड ये क्या है? नॉमिनेटेड। क्या फर्क होता है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में? ये इलेक्शंस के द्वारा आते हैं। नॉमिनेट का मतलब होता है चुनना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बेटा आप इस क्लास के मॉनिटर हो, आप हो, तो मैंने क्या किया? आपको नॉमिनेट किया। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? वोटिंग, जिसमें पूरी क्लास वोट करेगी और जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिलेंगे वो क्या बन जाएगा? विनर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। हाँ जी, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, दीज आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करते हैं ये। ठीक है, फिर से ध्यान रखो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा राइट 5 लाइंस ऑन लोकसभा, नंबर 1, लोकसभा इज द डायरेक्ट हाउस। नंबर 2, मेंबर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड एमपी। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पार्लियामेंट। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द लोकसभा? 545। 543 आर elected by the people, 2 are nominated by the president। टोटल कितने हो गए? 543। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट जो होता है इसमें नंबर कैन बी चेंज और इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। इसका जो है वो करेक्ट नंबर लिखो 233 प्लस 12। 233 are elected by people, नहीं इसमें है, इसमें याद रखो by MLAs। 12 are nominated by president। कौन होते हैं ये 12? जो हाँ जो बहुत ज्यादा नहीं, जैसे पता क्या, जिसने सोशल सर्विस, जिन्होंने कंट्री का नेम और फेम अर्न किया, लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है, मेडिसिन, साइंस। जैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। यानी कि जिन्होंने अपनी कंट्री का नेम एंड फेम पूरे वर्ल्ड में अर्न किया होता है, तो प्रेसिडेंट उनको कोई भी हो सकता है। ये 8 12 टोटल कितने होते हैं? 12। अगेन अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा राइट 5 लाइंस ऑन राज्यसभा, डिफरेंस भी साथ साथ हो रहा है ना। 3 क्वेश्चन साथ साथ बन गए आपके। विच आर द फीचर्स ऑफ लोकसभा, विच आर द फीचर्स ऑफ राज्यसभा, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा।
राज्यसभा इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हाउस, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली इनको नहीं चुनते हैं, ये भी एमपी होते हैं, लेकिन दीज आर इलेक्टेड बाय एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अदर देन दिस 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी कंट्री को वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नेम एंड फेम अर्न किया है, जैसे कोई आर्टिस्ट, किसी को कोई अवार्ड मिला है, साइंस एस्ट्रोनॉट्स या साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, या फिर स्पोर्ट्स में, मेडिसिन में, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो नेम एंड फेम अर्न किया। अब आ जाओ डिफरेंस। जब आपको अलग अलग फीचर्स पता लगे ना, अब आप कर सकते हो डिफरेंस, लाइन लगाकर आप डिफरेंस कर सकते हो लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज डायरेक्ट हाउस, राज्यसभा इज इनडायरेक्ट हाउस। लोकसभा are having total members 545 and Rajya Sabha are having 245. Here only 2 members are nominated. Here 12 members are nominated. Here the term is 5 years. Here the term is कितनी है? इनकी टर्म कितनी है? 6 years। यानी कि याद रखो, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के जब मेंबर बने होंगे, उनकी टर्म कितनी होगी? 6 years। बड़ा कोई नहीं है, 2 लाख। ये लोगों को रिप्रेजेंटेटिव देता है, ये स्टेट्स को देता है, तभी इसको बोलते हैं लोक। लोक मीन्स लोकसभा एंड राज्य मीन्स, राज्य का मतलब ही क्या होता है? स्टेट, ठीक है। सो अब आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट?